peaceful soul. All sing out the sound of Shanti throughout the earth and sky, throughout the earth and sky. Om Shanti Om Shanti Sing Om Shanti, one negativity in the fire of God's love, in the fire of God's love. Om Shanti Om Shanti Om Shanti की महिमा समझे दुनिया की हर खोज. Tell people everywhere the sweet meaning of Om Shanti Om Shanti I'm a peaceful soul. Om Shanti I'm a peaceful soul. Om Shanti kindles the light, giving light to the soul, giving light to the soul. Om Shanti ओम शांति। बहुत सुंदर गीत हम सुन रहे थे। ओम शांति ओम, आई एम अ पीसफुल सोल। हम रोज यहाँ आपसे ओम शांति करते हैं। कई लोग हमारी तरफ देखकर ये भी कहते हैं ये ओम शांति वाले लोग हैं। तो वास्तव में ओम शांति क्यों कहा जाता है, इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। जैसे कोई आपस में ग्रीट करते हैं, कोई गुड मॉर्निंग करते हैं, कोई जय श्री कृष्णा करते हैं, कोई सत श्री अकाल करते हैं, तो लोग समझते हैं शायद ये ओम शांति करते हैं ग्रीट करने के लिए। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ये है, ओम मतलब मैं आत्मा और शांति मतलब शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो ये जैसे कि हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जब किसी से मिलते हैं तो हम खुद को भी याद दिलाते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और जब सामने वाला बोलता है अगर उसको अर्थ पता है तो वो भी, उसको भी स्मृति आती है कि मैं आत्मा भी शांत स्वरूप। ठीक है ना? तो क्योंकि अब आपको आत्मा का इंट्रोडक्शन मिल गया कि हमारा ओरिजिनल पहचान क्या है, तो अब ये मतलब समझना आपके लिए इजी हो गया। तो आगे से आप जब भी मुझे ओम शांति का जवाब दें तो उस स्थिति में स्थित होकर दें। ठीक है? मैं एक बार बोलूं, फिर आप बोलिएगा ओम शांति। अब मतलब में स्थित हुए तो उसके अर्थ में स्थित हुए तो कहने का जो भाव है हमारा वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है? तो चलिए आज के सत्र को हम शुरू करते हैं परमात्मा के आवाहन से। सभी सीधे होके बैठे, अपना ध्यान चारों तरफ से हटाए, ले आइए अपनी सांसों पर। गहरी लंबी सांस लीजिए, पॉजिटिविटी को अंदर भरते हुए, और धीरे धीरे सांस छोड़िए, शरीर को रिलैक्स करते हुए। ध्यान को एकाग्र करें मस्तक के बीच में। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। जैसे एक गाड़ी में ड्राइवर बैठता है, ऐसे ये शरीर मेरी गाड़ी और मैं आत्मा इसको चलाने वाला ड्राइवर। जैसे ड्राइवर गाड़ी में बैठता है
लेकिन गाड़ी का हिस्सा नहीं है, अलग है। ऐसे मैं आत्मा इस शरीर में भृकुटी के मध्य विराजमान हूं, लेकिन मैं इससे अलग हूं। मैं चैतन्य शक्ति परमात्मा की संतान। आवाहन करें, परम पिता परमात्मा, ज्ञान के सागर, हम सब के बीच में आए। हम आपका दिल से आवाहन करते हैं और आकर हमारे मन में जो और जिज्ञासा है खुद के बारे में जानने की, उसको उस जिज्ञासा को आप अपने ज्ञान प्रकाश से पूर्ण करें। विजुलाइज करें परमात्मा ज्ञान सूर्य बन हम सब के मध्य अपना प्रकाश हम सब पर केंद्रित करते हुए हमारे बीच पहुंच गए हैं। और हम भी अपने मन को एकदम शांत, बुद्धि को एकाग्र कर आज के इस सत्र के लिए तैयार हैं। ओम शांति। तो मुझे लगता है कि आप सबका अनुभव बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि जिनका भी मेरे पास मैसेजेस आए वो सभी अनुभव बहुत अच्छे रहे। कुछ के प्रश्न भी आए और उन प्रश्नों का मैंने 2 बजे तक तो जितने भी प्रश्न देखे थे सबका उत्तर दिया। और बाकी आपके और उसके बाद जो आए होंगे वो भी आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता चला जाएगा। और खुशी इस बात की है कि आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, आप उसको डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां पर हमारे अंदर से खुद का इंटरेस्ट होता है तो हमें प्राप्ति अच्छी होती है। तो चलते हैं, आज के सत्र को शुरू करते हैं। तो बहुत ही सुंदर जो हम यात्रा पर कर रहे हैं स्वयं की, तो उसमें हम और आगे बढ़ते हैं। आज तीसरे सत्र में एक बार पुनः आप सबका फिर से स्वागत है। हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हु एम आई, स्वयं की पहचान। क्योंकि मुख्य 3 बातें होती हैं, क्योंकि आप मेडिटेशन सीखने आए हैं यहाँ पर। तो पहली चीज है साधक, किसको योग लगाना है, ध्यान लगाना है। तो वो साधक कौन है? मैं। तो पहले उसके बारे में पूरा परिचय ले लें। फिर दूसरा है साध्य, जिससे आपको ध्यान, जिस पर ध्यान केंद्रित करना है, उसके बारे में हम कल जानेंगे। और तीसरी है साधना, अर्थात वो प्रोसेस, वो तरीका जिससे साधक को साध्य के साथ जुड़ना है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे चैप्टर्स समझेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर हु एम आई, जिसमें हमने विशेष समझा कि मैं ये 5 तत्वों का शरीर नहीं जो आईने में देखता हूं, लेकिन इस शरीर में जो चैतन्य शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो मैं आत्मा हूं। और शरीर और आत्मा को मिला के जीवात्मा बनती है, ह्यूमन बीइंग जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बचपन से पढ़ते आए, लेकिन उसके यथार्थ अर्थ को हमने अब समझा। और सबसे बड़ी बात है कि खुद से हमारी मुलाकात हुई। यस, खुद से हमारी मुलाकात हुई। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, गैरों से की गुफ्तगू हमने, गैरों से की गुफ्तगू हमने, हमसे ना हमारी बात हुई। औरों से तो बहुत बातें करी, खुद से ना हमारी बात हुई। ताउम्र साथ रहे, लेकिन खुद से खुद की ना मुलाकात हुई। इस शरीर में आत्मा जब से एंटर हुई थी तब से साथ है, लेकिन खुद को ही नहीं जानती थी, इसलिए खुद के साथ मुलाकात नहीं होती। तो सोच के अच्छा लग रहा है कि आपकी अपने रियल मी से, है ना, मी आई की माई से मुलाकात हुई, राइट। और इसी के ऊपर मैंने कुछ पढ़ा था कहीं पर, और जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे आत्मा शरीर से कुछ कह रही है। तो वो क्या वार्तालाप थी वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो आत्मा शरीर से कहती है, अब जरा इसको महसूस करके देखिएगा कि आत्मा, आप खुद आत्मा अपने शरीर से क्या कह रहे हैं। ठीक है, हाउ कैन यू लिव विदाउट आई। अब आत्मा, आई मतलब आत्मा, मैं बात कर रही हूं अपने शरीर से और शरीर को यू की तरह एड्रेस कर रही हूँ। हाउ कैन यू लिव विदाउट आई, क्योंकि लिव शब्द में आई जरूर आता है ना। तो शरीर बिना आत्मा के तो मुर्दा है, तो जीवन तो आई से ही है। हाउ कैन यू बी फाइन विदाउट आई,
हाउ कैन यू स्माइल विदाउट आई? शरीर में आत्मा ना हो तो क्या शरीर स्माइल करेगा? कर ही नहीं सकता, है ना? आत्मा से ही स्माइल करेगा। आत्मा कहती है हाउ कैन यू बी नाइस विदाउट आई? सो आई एम वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मा अपने स्वमान में रहकर कहती है मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, लेकिन जो खुद के स्वमान में रहता है वो दूसरे को भी सम्मान देता है। इसलिए आत्मा शरीर से कहती है मैं तो इंपॉर्टेंट हूं, लेकिन हाउ कैन आई अचीव सक्सेस विदाउट यू? आत्मा में पोटेंशियल है, लेकिन बिना शरीर में आए आत्मा सफलता कैसे प्राप्त करेगी, क्योंकि कर्म ही नहीं कर सकती। हाउ कैन आई लाफ विदाउट यू? भले आत्मा जो है सुख स्वरूप है, खुश स्वरूप है, खुशी उसका अपना गुण है, लेकिन हंसने के लिए शरीर तो चाहिए। हाउ कैन टेक आई टेक अ कप ऑफ टी विदाउट यू? हाउ कैन आई एंजॉय द सनशाइन विदाउट यू? क्योंकि आत्मा जो भी महसूस करती है वो शरीर के द्वारा ही महसूस करती है। हाउ कैन आई हैव फन विदाउट यू? और यहां तक कि हम ये भी कह सकते हैं हाउ कैन आई स्टडी और गेट दिस नॉलेज विदाउट यू? है ना? क्योंकि कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं सब चीजों को। सो दैट मेक्स यू एज इंपॉर्टेंट एज आई। मतलब सिर्फ आत्मा ही नहीं, लेकिन शरीर की भी अपनी इंपॉर्टेंस है ना? खाली ड्राइवर की इंपॉर्टेंस नहीं, गाड़ी की भी है भाई। गाड़ी नहीं तो ड्राइवर की क्या वैल्यू है, और ड्राइवर नहीं तो गाड़ी की क्या वैल्यू है? तो दोनों की इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए ह्यूमन बीइंग मतलब यू एंड आई दोनों मिलके वी बने, है ना? तो सुंदर एनालॉजी लगी मुझको, एक सुंदर वार्तालाप लगी, तो मैंने आपके साथ भी शेयर करी। चलिए, अब आत्मा का रहने का स्थान क्या है वो भी हमने समझा। थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। तो आत्मा भ्रिकुटी के मध्य सितारा बिंदु सितारा के रूप में रहती है। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जिसका तीनों का हमने तालमेल समझा। मन हमारे संकल्प करने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, जिसके विषय में हमने डिटेल में समझा। बुद्धि हमारे जो भी मन सोचता है, बुद्धि उसके ऊपर निर्णय करती है, उसको उसको उसमें से चॉइस करती है, चूज करती है कि मुझे क्या लेना है, और फिर डिसीजन करके कर्म करती है। जो हम कर्म बार बार करते हैं वो हमारे ऊपर संस्कार की तरह उसकी रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है? अब आज हम संस्कारों के बारे में डिटेल में समझेंगे। कल हमने शॉर्ट में तो समझा था कि हमारे 5 तरह के संस्कार होते हैं। पहले संस्कार है हमारे इटर्नल, अर्थात हमारे अनादि संस्कार, जिसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। कि जब आत्मा पहली बार धरती पर आती है, शरीर लेती है, तो अपने साथ, जैसे कहते हैं ना कि बैटरी फुल होकर आती है, तो उस फुल बैटरी के अंदर क्या होता है, ये उसके अनादि संस्कार होते हैं, जो अनादि गुण भी कहलाते हैं। ठीक है? तो ये वो संस्कार हैं। दूसरे तरह के संस्कार हैं हमारे पास्ट जन्मों के संस्कार, जो जब आत्मा आती है तो पीछे से, है ना, संस्कारों की रिकॉर्डिंग लेकर आती है। और यहाँ पर ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। हमें लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे संस्कार ऐसे क्यों हैं, उनके संस्कार ऐसे क्यों हैं, वो मेरी बात समझते क्यों नहीं है, है ना? या छोटा सा बच्चा घर में होता है, या घर में 4 लोग होते हैं, सबकी नेचर अलग होती है, अपने ही 2 बच्चों की नेचर अलग होती है। तो कई बार समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, सब एक ही तरह से क्यों नहीं सोचते हैं। एक परिवार में अगर सब एक तरह से सोचे तो किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, है ना? तो ये हमें थोड़ी इसमें डिटेल में समझने की बात है। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, क्योंकि क्योंकि अभी हमने ये समझ लिया कि मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं। और आत्मा जो है वो अविनाशी है, एटर्नल है, सदा से है। आत्मा शरीर लेती है, एक टाइम पीरियड के बाद छोड़ती है, फिर दूसरा शरीर लेती है, एक टाइम पीरियड के बाद छोड़ती है। ऐसे, जिसको हम कहते हैं जन्म और मृत्यु, है ना? तो आत्मा कई कपड़े बदलती है, शरीर रूपी कपड़े बदलती है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। अब लेकिन जब आत्मा, मान लीजिए जब पहली बार आत्मा आई शरीर के अंदर, तो उसने कुछ कर्म किए, संबंध बने, है ना? फिर उन संबंधों के आधार से उसके कुछ अनुभव हुए, अनुभवों के आधार से उसका कोई बिलीफ सिस्टम बना, बिलीफ सिस्टम के आधार से अगेन उसने कर्म करे, कर्मों के आधार से उसके संस्कार बने। ठीक है ना? ओरिजिनल संस्कार तो थे ही, लेकिन अब जब वो एक्शन में आएगी, संबंधों में आएगी, व्यवहार में आएगी, तो उसके कुछ रिकॉर्डिंग होती चली गई उसके ऊपर, संस्कारों की। अब आत्मा ने मान लीजिए 100 साल के बाद वो शरीर छोड़ा, अब दूसरा शरीर लिया,
तो अब क्या लेकर गई? संस्कार लेकर गई। अब उस संस्कार की जो हमारे पास बंडल था, उसके साथ हमने अपनी शुरुआत करी, लेकिन अब यहाँ पर अलग रिश्ते, अलग कर्म, अलग अनुभव, अलग संस्कार। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन संस्कारों से हम काम कर रहे थे, लेकिन और उसके ऊपर लेयर चढ़ती चली गई, क्योंकि हर एक के साथ हमारे अनुभव अलग होते चले गए, हमारे कर्म चेंज होते चले गए। राइट। अब मान लीजिए, आज अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मान लीजिए मैंने 80 जन्म लिए पीछे, हर जन्म की रिकॉर्डिंग आत्मा के ऊपर चढ़ती चली गई, चढ़ती चली गई। राइट। तो आज जो मैं हूं, द सम टोटल, मेरी पर्सनालिटी जो है, मैं कैसा सोचती हूँ, हाँ, मेरी क्या समझ है, मेरा क्या दृष्टिकोण है, मैं लोगों के बारे में, खुद के बारे में, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है ना, मैं कैसे क्या मेरी आदतें हैं, क्या मुझे पसंद है, क्या मुझे नहीं पसंद है, ये सारी जो मेरी पर्सनालिटी बनती है, ये सम टोटल ऑफ ऑल दोज रिकॉर्डिंग जो मुझ आत्मा में रिकॉर्डेड है। ठीक है। अब आपसे मेरा प्रश्न, क्या मेरी रिकॉर्डिंग जो इस समय है, आप में से किसी के साथ मैच कर सकती है? किसी के साथ नहीं कर सकती है। नहीं, क्योंकि हमारे हर दिन के एक्शन ही अलग है। अनेक जन्मों की तो बात छोड़िए, मेरे कल के कर्म, आज के कर्म ही आप किसी से मैच नहीं करेंगे। राइट। और कर्मों से ही तो हमने समझा ना कि संस्कार बनते हैं। राइट। हैबिट्स जो हमारी बनती है। तो मेरे संस्कार और मेरी पर्सनालिटी या मेरे ऊपर जो रिकॉर्डिंग है, वो आप में से किसी से मैच नहीं हो सकती, इनफैक्ट दुनिया में किसी से मैच नहीं हो सकती। तो एक चीज समझने की है कि मेरी जैसी पर्सनालिटी दुनिया में दूसरे किसी की है ही नहीं। आई एम सो यूनिक, सो आर यू। आप में से भी हर एक जो है वो यूनिक है। और इससे एक बहुत सुंदर बात समझ में ये आती है कि हमारे ही, चाहे हम अपने आप को कई बार हम कंपेयर करते हैं, अपने सिबलिंग से कंपेयर करते हैं, पड़ोसी से करते हैं, अपने कुलीग से करते हैं, दौरानी जेठानी में करते हैं, फ्रेंड सर्कल में करते हैं, है ना। तो हम जो अपने आप से एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, क्या वो कंपैरिजन राइट है? या कई बार हम अपने दो बच्चों में कंपेयर करते हैं। अब आप में से बताइए, किस किस के 2 या 3 बच्चे हैं? हाथ खड़ा करिए। 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं? अच्छा। तो क्या उन दोनों का नेचर एक सा है? और कई बार तो कहते हैं बिल्कुल दे आर पोल्स अपार्ट, बिल्कुल ही डिफरेंट है। हाँ। कई बार जुड़वा बच्चे जो माँ के गर्भ में साथ में रहे, लेकिन दोनों के नेचर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि अभी वो साथ में हैं, एक ही घर में माता पिता के बच्चे हैं, लेकिन उनकी पीछे की जर्नी, जो वो संस्कार लेकर आए थे, जो रिकॉर्डिंग लेकर आए थे, वो दोनों की बिल्कुल डिफरेंट थी। तो इसलिए हमें ये समझना है कि कई बार जो हमारी चॉइसेस हैं, हमारा काम करने का तरीका है, हमारा सोचने का तरीका है, हमारे घर वालों से कई बार मैच नहीं करता, और वहां कॉन्फ्लिक्ट आता है। ये मेरी तरह क्यों नहीं सोच सकते, ये हमेशा ही गलत सोचते हैं, क्यों गलत सोचते हैं? एक्चुअल में कोई गलत नहीं सोचता। जो मैं सोचती हूँ मुझे लगता है वो सही है, क्योंकि मेरे ऊपर वो रिकॉर्डिंग है। मुझे ये गाना पसंद है, लेकिन उनको तो दूसरी गजल पसंद है। ठीक है ना। हाँ, किसी को सैड सॉन्ग पसंद है, किसी को पॉप सॉन्ग पसंद है। हर एक का गाने की जो रिकॉर्डिंग है वो अलग है। अब जब हम ये स्पिरिचुअल फैक्ट समझते हैं कि आत्मा इज ऑन द जर्नी एंड इट्स अ बंडल ऑफ इट्स ओन संस्कार्स, हर एक के संस्कार एक के ना मिले दूसरे से, तो कैसे पति पत्नी के संस्कार मिल सकते हैं, कैसे 2 बच्चों के संस्कार मिल सकते हैं, और कैसे किसी का कंपैरिजन हो सकता है? तो इसका मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोई भी गलत नहीं है, अलग है। हाँ? अब देखो संस्कारों में कितनी भिन्नताएं होती हैं। किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत है, किसी को 10 बजे तक सोने की आदत है। अब जो जल्दी उठने वाला है, वो 5 बजे उठ जाता है, और जब वो कोई भी घर में खुद जल्दी उठ जाता है ना, उसको सबका सोना बहुत अखरता है, और वो शुरू हो जाता है कि कब तक सोते रहेंगे, ये कब तक सोते रहेंगे। और जो देर से उठने वाले हैं वो कहेंगे, आप प्लीज अपना इलाज कराओ, आपको रात को नींद नहीं आती है। हाँ, आप डॉक्टर से दवाई लो, कुछ आराम से सोया करो और दूसरों को भी सोने दिया करो। अब कौन राइट है? अब आप में से जो लेट उठते होंगे, वो कहेंगे भाई लेट उठना ठीक है, ये अपनी चॉइस है। जो जल्दी उठते होंगे वो कहेंगे नहीं नहीं, आज की जनरेशन को तो पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, अपना समय को यूज करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। बट एक्चुअल में हर एक के ऊपर अपनी रिकॉर्डिंग है।
हर एक की अपनी लाइकिंग है। ये किसने कहा कि क्या सही है और क्या गलत है ना? तो ये जैसे एक जब हम कंपैरिजन करते हैं हमारे हिसाब से जो सही है तो दूसरा गलत है, और जब वो गलत है तो वो क्या कहता है, मैं ठीक हूं आप गलत हो। किसी को टाइम पर पहुंचने का संस्कार है, किसी को टाइम से भी पहले पहुंचने का संस्कार है। और कोई जब प्रोग्राम पूरा होने वाला होता है तब सोचते हैं कि अब चल तो चलो अब चलते हैं। एक ही घर में है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ना, जाना इकट्ठे है, लेकिन उनको जरूरत से जल्दी जाना है और उनको जरूरत से ज्यादा लेट जाना है। किसी को घर में बिल्कुल टिप टॉप सफाई करके रहने की आदत है, एक भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कहता है भाई अपना ही घर है ना, किसी और का थोड़ी है, लेट मी फील एट होम। राइट। और ऐसे में ही क्या होता है, एक ही घर में तो है ही डिफरेंट, लेकिन एक लड़का एक लड़की जब एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करते हैं, अब वो तो अलग अलग घरों से आए हैं, सिस्टम भी घरों के अलग हैं। अब शादी में जब रिश्ता होता है तब तो एक दूसरे का बड़ा ध्यान रखते हैं, अरे तुम्हें क्या खाना है, अच्छा साउथ इंडियन खाना है, मुझे भी साउथ इंडियन खाना है। अच्छा तुम्हें कहाँ जाना है, अच्छा वहां जाना है, चलो हम भी वहीं चलते हैं। तो एक दूसरे की पसंद का ध्यान रखते हैं। अब जब शादी हो जाती है, अब सारी जिंदगी तो दूसरे के हिसाब से नहीं चला सकते ना। अब फिर अपनी चॉइसेस भी आने लगती है, नहीं भाई मुझे तो यही खाना है तो यही खाना है। तो शादी से पहले तो बड़ा ध्यान रखते थे, वो तो तुम्हारे ठीक है, तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से कभी खा लिया, लेकिन ऐसा थोड़ी सारी जिंदगी मैं खाऊंगा ही नहीं अपनी पसंद का। और फिर एक दूसरे के बारे में भिन्नताएं पता लगने लगती हैं। अब इनको सफाई का शौक है, वो रोज बाथरूम गीला करके निकलते हैं और बेड पे गीला तौलिया छोड़ देते हैं, और सालों से रोज सुबह इसी बात पे लड़ाई हो रही है। हाँ? तो अभी पिछली बार जो कोर्स कर रहे थे तो उसमें किसी लेडी ने मेरे से इसी बात पर पूछा, कहती है कि अदिति दीदी आप बताइए मुझे, मेरे हस्बैंड जो है वो 5 बजे उनके ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, घर में 9 बजे आते हैं, 20 साल हो गए हमारी शादी को, 20 साल से इसी बात पे हमारी लड़ाई रहती है। मैं कहती हूँ ये बच्चों का टाइम है, परिवार का टाइम है, आपको समय से टाइम पर घर पे आना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कुछ घर पे, बट उनकी आदत है। तो मैंने कहा कोई बदलाव आया, कहती नहीं। मैंने कहा और रोज झगड़ा होता है, कहती हाँ। अब आप बताओ मैं क्या करूं? तो मैंने कहा ये एक ही तरीका है, वो तो नहीं बदलेंगे, लेकिन आप एक्सेप्ट कर लो कि ये उनका संस्कार है, उन्हें 9 बजे ही आना है। वाई डोंट यू यूज योर टाइम इन अ बेटर वे? वो 4 घंटे आप किलसते हुए, उनको दोषी ठहराते हुए, उनसे झगड़ा करते हुए, उनको बार बार फोन करते हुए और खुद को परेशान करते हुए और उनको भी परेशान करते हुए और कितने साल बिताने ये बताइए। तो सोल्यूशन ये है कि एक्सेप्ट कर लो ना, उनकी रिकॉर्डिंग ऐसी ही है, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक वो नहीं बदलेंगे, लेकिन आप अपने को बदल सकते हो। आप अपने टाइम को किसी बेहतर चीज में लगाओ। राइट। सो यहाँ बात क्या है, गलत कोई नहीं है, सब अलग है। इस बात को हम समझ ले तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट का मतलब ये नहीं होता एग्री करना, इन दोनों में भी फर्क होता है ना? मन मान लो बच्चा 12 बजे उठता है या मोबाइल बहुत देखता है, तो हम कहें कि अच्छा हमने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एग्री नहीं करते कि दिस इज राइट, बट इनका ये संस्कार है, इनकी ये आदत है, वो हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ इनके ऊपर ये रिकॉर्डिंग है। आप उनकी रिकॉर्डिंग नहीं चेंज कर सकते, आप खुद में चेंज लाकर अपने संस्कारों पर काम करके उनको इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हो कि वो भी अपनी बैड हैबिट्स को पे काम कर सकते हैं। राइट, लेकिन आपको खुद बदलना पड़ेगा। तो ये कोर्स जो कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी को बदलने के लिए नहीं कर रहे। कई बार कई परेशान आते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, अपनी मदर इन लॉ से परेशान हूँ, मैं अपने बॉस से परेशान हूँ, कोई अपनी बहू से परेशान है, कोई किसी से परेशान है। हाँ, तो हम इसलिए कोर्स करना है, तो मैं कई बार पूछ लेती हूँ तो आपको क्या लगता है ये कोर्स करने के बाद वो ठीक हो जाएंगे? तो कहते हैं, उम्मीद तो है। मैंने कहा कोर्स आप कर रहे हो ठीक, वो कैसे हो जाएंगे? आपको ही ठीक होना है, आपने आपको शांति अनुभव करनी है ना, सिचुएशंस नहीं चेंज होंगी, लेकिन उनके अनुभवों को जो आप अंदर एक्सपीरियंस करते हो वो बदल जाएंगे। तो अब ऑब्वियसली आप अशांत रहते थे, आप शांति महसूस करेंगे। तो बहुत सारे स्पिरिचुअल ट्रुथ्स जो हमें यहाँ पर मिलते हैं, समझ में आते हैं, उससे हमारे मन के कई राज जो, या कई क्वेश्चंस, उनके आंसर हमको मिलते हैं, क्यों वो ऐसा करते हैं।
तो अभी ये क्यों क्या खत्म हो जाना चाहिए? ठीक है, हर एक का संस्कार अपना है। अब इन दो लोगों ने शादी तो करी, अब आपस में जब भिन्नताएं आने लगती हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, बड़े समझाते हैं अरे कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट तुम करो, थोड़ा एडजस्ट तुम करो। अब एडजस्टमेंट हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक हफ्ते बाद ही दोनों कहते हैं अब हमको डाइवोर्स चाहिए, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। हो रहा है कितना ये सब हो रहा है, घर टूट रहे हैं, है ना। और मान लो वो एडजस्ट कर लेते हैं किसी तरह, अब जब उनके घर में तीसरा मेहमान आता है, वो नन्हा सा मेहमान जब आता है, तो अब दोनों कहते हैं इसको मैं अपने जैसा बनाऊंगा, कहती मैं इसको अपने जैसा बनाऊंगी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसमें भी अपनी रिकॉर्डिंग पीछे से आई है, ये आत्मा भी तो अपनी जर्नी पर है ना। और फिर कहते हैं ये तो ना मुझ पे है ना तुम पर है, पता नहीं कहाँ से आया है, बिल्कुल ही अलग संस्कार लेकर आता है। जरूर है माता पिता के संस्कारों का भी असर पड़ता है, लेकिन पहले तो वो पीछे की रिकॉर्डिंग लेकर आता है, राइट। तो इसलिए ये जो पास्ट रिकॉर्डिंग आत्मा के ऊपर होती है, ये हमें बहुत सारी चीजों के आंसर्स देती है। तो समझना है कि सब अलग है ना, गलत नहीं है। तो पास्ट के हमारे संस्कार होते हैं, फिर हमारे जो हमने समझा था पेरेंटल खानदानी संस्कार आते हैं, फिर संघ के संस्कार होते हैं। कई बार परिवार से अच्छे संस्कार मिले लेकिन संघ खराब मिल गया। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे की आदतें खराब होती हैं या किसी व्यक्ति की खराब होती है, लेकिन संघ इतना अच्छा मिल जाता है कि उनको एक अच्छी दिशा मिल जाती है ना। अब पांचवें तरह के संस्कार हैं विल पावर के संस्कार, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि हम सभी चाहते हैं जो हमारे अंदर थोड़ी सी खराब हैबिट्स हैं, जिससे हम भी परेशान होते हैं, दूसरे भी परेशान होते हैं, उन आदतों को हम कैसे चेंज करें। वो विल पावर के संस्कार है, हम अपनी इच्छा शक्ति से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ये कोर्स कर रहे हैं, अगर आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे, रोज अपने अंदर एक परिवर्तन लाएंगे। लेकिन किसी के कहने पर आपके घर में कोई स्पिरिचुअल पाथ पे चलता है और उसने आपको कहा है और आपको जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तो अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। तो इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब ये सबसे पहले, फिर अब इसके बाद हम जो समझेंगे वो ये बात कि संस्कार बनते कैसे हैं, ठीक है। संस्कार बनते कैसे हैं, तो उसके लिए जैसे कल हमने समझा था, शॉर्ट फॉर्म में तो हमने समझा था कि मन बुद्धि संस्कार कैसे काम करते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको बताती हूँ कि संस्कार कैसे बनते हैं। कि मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपके अंदर जो टीम है वो 5-6 लोगों की टीम है, और आज मंडे मॉर्निंग है, फ्राइडे को आपने कोई बोर्ड ऑफ मीटिंग है उसके अंदर एक प्रेजेंटेशन देनी है। तो आपने मंडे मॉर्निंग अपनी पूरी टीम को बुलाया और उनसे कहा कि देखो हमको ये प्रेजेंटेशन फ्राइडे को देनी है, तो आप सब ऐसा करिए, अपना अपना काम कंप्लीट करिए इस प्रेजेंटेशन पर, और हम वेडनेसडे मॉर्निंग मिलेंगे और तब हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या देना है। सबको काम डेलीकेट कर दिया गया। वेडनेसडे मॉर्निंग जब सबको मैसेज गया तो सबका मैसेज आया सर अभी कंप्लीट नहीं है, शाम को मिलते हैं। ओके ठीक है, शाम को मिलते हैं। शाम को जब मीटिंग रखी गई तो तब भी सबके बहाने थे, सर थोड़ा सा काम ये रह गया, ये प्रॉब्लम आ गई थी, वो प्रोजेक्ट चल रहा था। तो थोड़ा सा उनको इरिटेशन तो हुई, लेकिन उन्होंने कहा चलो ठीक है जो भी रहा अभी उसको फिनिश करते हैं, इस काम को आज आप घर लेके जाइए, कल थर्सडे मॉर्निंग मेरी टेबल पे काम होना चाहिए। सबने कहा यस सर, व्हाई नॉट। अब जब थर्सडे मॉर्निंग को सब आते हैं तो फिर सबके पास रीजंस होते हैं, सर कल मैं गया ना, बेटा बीमार था, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। दूसरा बोला अरे मेरे यहाँ रिलेटिव्स आ गए अनइनवाइटेड, ये वो। अब आपको आ जाता है गुस्सा कि हद हो गई, मंडे मॉर्निंग को एक काम दिया था, थर्सडे तक आपने काम नहीं किया, कल मीटिंग है, क्या समझ रखा है आपने। और आपने सबको डांट लगा दी और आपने उनसे कहा कि देखो मेरे को 2 घंटे में सारी फाइल्स चाहिए अपने टेबल पर, कैसे भी करके लाओ, मुझे नहीं पता। और जब आपने जोर से डांट लगाई सारे जरा हिल गए, और सच में 2 घंटे में टेबल पर आपके सारी फाइल्स आ गई, काम किया हुआ मिला। तो जैसे ही आपको काम किया हुआ मिला तो मन में एक थॉट क्या आता है, देखो प्यार से कह रहे थे 4 दिन से तो काम नहीं किया, और गुस्से से कहा तो बिना गुस्से से तो आजकल दुनिया में कोई सुनता ही नहीं है। अब ये थॉट आया, धीरे धीरे बिलीफ बनने लगता है। अगला हफ्ता जब आता है आपको फिर काम कराना है, फ्राइडे को फिर से कुछ मीटिंग है या थर्सडे को कुछ काम करना है, तो आप पहले ही क्या कहते हो, एक दिन पहले का टाइम देते हो, देखो वेडनेसडे तक ये काम मुझे प्रेजेंट करना है। तो आपने क्या किया, मैनिपुलेट किया थोड़ा चीजों को, और पहले ही डांट के बोल दिया कि ये काम जरूर हो जाना चाहिए। अच्छे से उनको डांट लगा के पहले ही बोल दिया। अब काम तो आपका होने लगा, जैसे ही आप डांट के बोलते सब काम टाइम से करके ले आते हैं। अब ये धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम आपका बन गया कि डांट के इनको बोलो ना तो ये काम अच्छे से कर देते हैं।
अब आप बात बात पर डांटने लगे, धीरे धीरे आपका संस्कार बनने लग गया। हाँ, अब एक दिन आप घर पहुंचे, वाइफ फोन पे लगी हुई है, बच्चे खेल रहे हैं, घर फैला हुआ है, आप जाकर बैठे हो, कोई पानी भी नहीं पूछ रहा है, 5 मिनट तो आपने देखा, फिर आप चिल्ला पड़े। क्या बात है, घर में कोई पानी पूछने वाला भी नहीं है। पत्नी भी फोन रख कर आई, बच्चे भी भागते हुए आए, पानी का ग्लास लेकर आए, अरे आज तो क्या हो गया, पापा को गुस्सा आ रहा है। अब आपके मन में फिर क्या आएगा, देखा, ऑफिस हो या घर हो, बिना डांट के तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, गुस्सा तो सब पर करना पड़ता है। अब आपकी आदत हो गई, आप जहां जाते हो आप गुस्से में बोलते हो, तो ये संस्कार पड़ गया। बट प्रॉब्लम क्या है, पहले आप सिर्फ ऊपर ही गुस्सा कर रहे थे दूसरों से काम कराने के लिए, अभी ये आपका नेचर बन गया। ये आपका नेचर बन गया। और दूसरों का क्या नेचर बन गया, उनको समझ में आ गया है, बस इन्होंने शुरू है, ये तो बस हो गए शुरू, वो एक दूसरे को इशारा करते, बस शुरू। मम्मी तो बस अब शुरू बोलती रहेंगी आधे घंटे तक, बॉस तो शुरू। हाँ, तो अब सुनने वालों को तो आदत पड़ गई, उनको वो संस्कार पड़ गया सुनने का, और हमें गुस्सा करने का संस्कार पड़ गया। वो तो रिलैक्स्ड है, लेकिन हमारा बीपी बढ़ रहा है, हमें और प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं, और ये धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी का रूप लेती है। तो संस्कार कैसे बनते हैं, जब हम बार 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 किसी एक्शन पर हम कंट्रोल नहीं करते। क्यों क्यों आज के बच्चे या हम बड़े भी मोबाइल के एडिक्ट होते जा रहे हैं। मोबाइल आया था हमारी सुविधा के लिए, हमारी लाइफ को आसान करने के लिए, लेकिन हमने पहले उसको यूज किया अपने चीजों को अवेल करने के लिए, है ना, इजी करने के लिए, लेकिन बस एक काम के लिए लिया था, एक मैसेज करने के लिए फोन उठाया था, लेकिन उसके बाद वहां से यूट्यूब पे पहुंच गए, फेसबुक पे पहुंच गए, फिर वहां पे रील्स देखते रहे, फिर इधर से उधर स्विच करते रहे, और वो काम किए बिना ही 1 घंटा बीत गया, क्योंकि अपने को कंट्रोल नहीं किया, है ना। तो वो संस्कार बन गया, अब बिना मतलब ही फोन हाथ में आ जाता है, 4 4 घंटे फोन पे रख रहते हैं, अब वो आदत छूटती ही नहीं है। और क्यों ऐसा होता है, कोई भी आदत जो बनती है उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है, अंदर से हमारे ब्रेन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं जो लत पड़ जाती है किसी चीज की, है ना। चाहे वो एडिक्शन है, चाहे वो हमारी छोटी छोटी आदतें हैं, किसी को जोर से बोलने की आदत होती है, किसी को झूठ ना सहन करने के का संस्कार है, मैं बाकी तो सब ठीक है, लेकिन कोई मेरे सामने झूठ बोले ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। किसी को बीच में बोलने का संस्कार है, दो जने बात कर रहे हैं, उसका कोई लेना ना देना, लेकिन बीच में बोलने का संस्कार है ना। किसी को एकदम से रिएक्ट करने का संस्कार है, किसी को बुरा मान जाने का संस्कार है, किसी को अनुमान लगाने का संस्कार है, किसी को झूठ बोलने का संस्कार है। तो ये सारी आदतें एक्चुअल में कैसे पड़ती हैं, इसके पीछे जो साइंस है वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा ब्रेन जो होता है, जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं और हमें उस काम में सफलता मिलती है, तो हमारे ब्रेन में एक पाथवे क्रिएट होता है। मैं एग्जांपल देती हूँ, एक माँ भी जब बच्चे को खाना खिलाना सिखाती है तो क्या करती है, वो चम्मच में कुछ डालती है, खाना डालती है, और बच्चे का हाथ पकड़ के उसके मुंह तक लेकर जाती है, उसको सिखाती है कि ऐसे खाना भरना है और मुंह तक लेकर जाना है। तो जब वो माँ सिखा रही होती है, उसके हाथ से वो एक्शन करा रही होती है, तो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं, वो पर्टिकुलर ब्रेन सेल्स जो इस हाथ से और इस मूवमेंट के से कनेक्टेड होते हैं, उसके बीच में कनेक्शन बनता है, उसमें एक पाथवे बनता है। फिर माँ दोबारा खिलाती है, तिबारा खिलाती है, फिर बच्चे को खुद कहती है खाने के लिए, वो अपना हाथ लेकर जाता है, आधा गिराता है, आधा खाता है, थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करता है, करते करते आज हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, है ना, कि ये मीटिंग अटेंड करते हुए भी खा भी रहे हैं, कोई हमें सोचना नहीं पड़ रहा मुंह कहाँ है, हाथ कहाँ है ना, सब कुछ कर पा रहे हैं। कुछ भी काम करते हुए हमें खाना खाते टाइम सोचना नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि वो पाथवे जो हमारे ब्रेन में वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब उस पर जाना हमारे लिए इजी हो गया है। हाँ, तो ब्रेन हमें हेल्प करता है। तो इस साइंस को थोड़ा सा हम समझते हैं, साइंटिफिक वे से भी समझते हैं कि हमारे जो संस्कार हैं वो कैसे बनते हैं। तो हमारे ब्रेन की ये प्रॉपर्टी न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसके हिसाब से न्यूरोप्लास्टिसिटी देखिए दो शब्दों से बना है, न्यूरो मतलब ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स, और प्लास्टिक मतलब विच कैन बी मोल्डेड, है ना। प्लास्टिक को आप देखो, एक बार अगर उसको हीट करो, उसकी शेप बदलो तो शेप बदल जाती है। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन सेल्स भी जो हैं, जैसा हम एक्शन करते हैं, जैसा हम सोचते हैं,
है ना, उस अनुसार हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के जो पाथवेज बनते हैं, नए नए पाथवेज बनते हैं, हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर अंदर से चेंज होने लगता है। जब भी आप कुछ नया सीख रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपके ब्रेन में जाकर न्यूरल पाथवेज बनाता है, और जब हम उसे बार बार रिपीट करते हैं तो वो पाथवेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। अब देखिए, ये एक पीस है, ये छोटा सा स्लाइस है हमारे ब्रेन का, जहां पे आप जो ये ब्लैक बॉक्स देख रहे हैं, ये हमारे ब्रेन का स्लाइस है, जिसके अंदर ये जो व्हाइट आप देख रहे हैं ब्रेन सेल्स है। तो जैसे ही हम कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं, डेंस होते हैं, नए न्यूरॉन्स भी बनते हैं और कुछ पाथवेज बनते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसा कि आप राइट साइड पर देख रहे हैं। तो ब्रेन अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, और जब रिपीट करते हैं तो वो वाले पाथवे स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं? जैसे मान लीजिए आप कोई खेत से जाते हैं, रोज पैदल जाते हैं, है ना, वहां पे थोड़ी घास है, जंगली घास है। रोज आप जब जाते हैं वहां से, तो उस पैसेज से जहां आप जाते हो वह पगडंडी बन जाती है, वहां घास उगनी बंद हो जाती है ना। धीरे 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 उस पर रोड़ी पत्थर डाल देते हैं, तो बाइक से भी जा सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर सरकार उस पर, है ना, पूरा उसको सड़क बना देती है, तो उसके ऊपर कितना स्मूथली और कितनी फास्ट स्पीड पे जाया जा सकता है। तो ये जो आप सड़क बनना देख रहे हैं, सेम इसी तरह से हमारे ब्रेन में वो पाथवेज बनते हैं। जब हम पहली बार कोई भी काम करते हैं, तो उसको करने में थोड़ा सा हमें अटेंशन ज्यादा चाहिए होता है, थोड़ी डिफिकल्टी होती है। आप कोई भी चीज नई सीखते हो, है ना, चाहे आप स्केटिंग सीखो, स्विमिंग सीखो, कोई मैथ्स का चैप्टर सीखो, कोई स्किल सीखो, है ना, कोई कोई भी टास्क सीखते हो आप, तो शुरू में चाहे खाना बनाते हो, रोटी बेलते हो, तो शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 वो पाथवे इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ब्रेन ही आपको सपोर्ट करता है उस काम को आसानी से करने में, और इसी तरह हमारी आदतें बनती हैं। और इसीलिए ब्रेन को कहा जाता है तथास्तु मशीन, क्योंकि जैसा आप करोगे, ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा वो करने में। वो रास्ते आपके लिए खोलता चला जाएगा। राइट? आप अगर कंसंट्रेट करने के लिए सोचोगे कि आई कैन कंसंट्रेट वेरी गुड, तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, तो डिस्ट्रैक्शन के आपके लिए आसान होती चली जाएगी। आप चिंता करेंगे छोटी छोटी बात पे, तो चिंता करने के आपके जो संस्कार है वो बढ़ते चले जाएंगे। क्यों बढ़ता चला जाएगा ये हैबिट? क्योंकि ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा। और कोई भी संस्कार तब बनता है जब आपको पहली बार सफलता मिलती है। सफलता मिलती है। मान लीजिए एक बच्चा है, आज आपका बच्चा, आपने सुबह लंच पैक करके दिया, और जब वो घर आया, तो आज उसने ना बर्थडे था किसी का, कैंटीन में फ्रेंड्स के साथ खा लिया, खाना खाया नहीं, और जैसे ही घर आया और आपने पूछा, जब लंच बॉक्स निकाला कि अरे लंच तो इसमें एज इट इज रखा है, तुमने खाया नहीं। तो मम्मी का जरा गुस्से का चेहरा देखकर बच्चे को समझ नहीं आया क्या बोलूं, तो बच्चे ने कहा मम्मी वो मैं खा रहा था, लेकिन ना मेरे हाथ से गिर गया सारा खाना। उसने झूठ बोल दिया। तो मम्मी को तो बस वो गुस्से वाला चेहरा एकदम से प्यार में बदल गया। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाना गिर गया था। अरे तो कैंटीन से खा लेता ना, कुछ तो खाता। चल मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। तो मम्मी का तो और ही प्यार मिल गया। झूठ बोला और इधर प्यार मिल गया, तो क्या हुआ, सफलता मिली उसे इस कार्य को करने में, है ना। अब नेक्स्ट टाइम उसके लिए झूठ बोलना इजी हो जाएगा, क्योंकि एक बार झूठ बोला और सफलता मिली, ब्रेन में पाथवेज बने, तो अगली बार फिर कुछ और बहाना मारेगा। तो ऐसे धीरे धीरे झूठ बोलने का संस्कार पड़ जाता है। हर संस्कार जो पड़ता है, गलत संस्कार भी और अच्छा संस्कार भी, जब उसको बार बार कुछ समय रिपीट किया जाता है और हमें उसमें सफलता अनुभव होती है, तो हमारे लिए वो करना वैसे भी आसान हो जाता है, और रिपीट करने से ब्रेन हमें सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से हमारी कोई भी हैबिट जो है, चाहे वो फिजिकल हैबिट है, मेंटल हैबिट है, वो हमारे कैसे हमारा ब्रेन उसको सपोर्ट करता है। लेकिन अब सबसे अच्छी बात यह है कि हम आदतों को बदल भी सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब हम रिपीट करते हैं, एक हफ्ते तक अगर हम उसको रिपीट करें, प्रैक्टिस करें, तो हमारे ब्रेन में नए कनेक्शंस बनने लगते हैं। 8 हफ्तों की प्रैक्टिस से ब्रेन के अंदर ऑब्जर्वेबल चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। मतलब अगर आप उसका एमआरआई करो, तो आपको स्कैन्स करो उसके, तो उसके अंदर चेंजेस दिखने लग जाएंगे। और कोई भी नई आदत, अच्छी आदत आप प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं।
अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अगर आप बदलना चाहते हैं और किसी भी उम्र में बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं ना। तो आप देखेंगे इन तीनों सेंटेंसेस में एक शब्द कॉमन है। वो क्या शब्द है? वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप में से कई सोचते होंगे हमने कभी मेडिटेशन नहीं किया, मैं तो एक जगह ध्यान लगा ही नहीं सकती। लेकिन आप प्रैक्टिस 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 करेंगे, आपके ब्रेन में वो पाथवेज बनने शुरू हो जाएंगे एंड विद टाइम इट विल बिकम नेचुरल फॉर यू। क्योंकि जो भी हमारा संस्कार होता है, संस्कार के थ्रू हमारे लिए कुछ भी करना इजी होता है। हम कहते हैं ना, हमें कोई मना भी करता है आप ऐसे नहीं करो, तो हम क्या कहते हैं, नहीं क्या करूं ना, मेरी नेचर में ही है। तो जो हमारे संस्कार होते हैं, हमारी जो नेचर होती है, वो एक्चुअली बहुत नेचुरल होती है। वो मतलब आपसे हर काम नेचुरल वे में करा देती है। तो आपके लिए वो सब चीजें इजी हो जाएंगी, आप जो भी संस्कार चाहें डेवलप कर सकते हैं विद प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस किसे कहते हैं? प्रैक्टिस इज डिफाइंड एज रिपीटिंग एन एक्टिविटी विथ फोकस्ड अटेंशन। पूरी अटेंशन के साथ, फोकस के साथ उसको रिपीट करना है, सिर्फ रिपीट करने के तौर पे नहीं करना। एग्जाम्पल बताती हूँ, हमने आपको जो होमवर्क दिया कि 21 टाइम्स लिखिए आई एम अ फॉर्चुनेट सोल, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं। तो सिर्फ इसको ऐसे ही नहीं लिखना है, इसको पूरे फोकस के साथ सिर्फ उसी के बारे में सोचते हुए लिखना है। ठीक है। अब जैसे ग्रैटिट्यूड हम दे रहे हैं, तो ग्रैटिट्यूड नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग ग्रैटिट्यूड। तो जैसे किसी ने लिखकर भेजा कि भगवान ने मुझे जो कुछ अच्छा दिया उन सबके लिए धन्यवाद, तो ये तो बस आपने काम उतार दिया। उसको अटेंशन से देखो, क्या क्या दिया है, उस एक एक बात का धन्यवाद करो। तब जब हम अटेंशन के साथ किसी एक्टिविटी को रिपीट करते हैं, उसको प्रैक्टिस कहते हैं। और प्रैक्टिस जब हम करते हैं इस तरीके से, तब जाकर हमारे ब्रेन में चेंजेस आते हैं या हमारे संस्कार में परिवर्तन आता है। चलिए नेक्स्ट बात, अब इंपॉर्टेंट खास बात, कि हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कैसे करें। अब मैं चाहती हूँ, है ना, मान लीजिए मैं कॉन्फिडेंस का संस्कार चाहती हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट करने का संस्कार अपने अंदर भरना चाहती हूँ, है ना, या मैं अपने अंदर योग का संस्कार या एक्सरसाइज करने का संस्कार, जल्दी उठने का संस्कार, मीठा बोलने का संस्कार, राइट, कोई भी अच्छा संस्कार मैं अपना परिवर्तन करना चाहती हूँ, चेंज करना चाहती हूँ, अच्छा बनाना चाहती हूँ, तो कैसे करें? अब उसके लिए एक और स्पिरिचुअल ट्रुथ हम समझेंगे। जैसे शरीर को हम जानते हैं सभी कि शरीर 5 तत्वों से बना हो, ठीक है। तो उसके अंदर आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि तत्व, इन 5 तत्वों से बना। और इन तत्वों में से किसी में भी अगर इम्बैलेंस होता है तो शरीर में बेचैनी होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर फायर तत्व बढ़ जाए, अर्थात बुखार हो जाए ना, तो कैसी अनइजीनेस फील होती है बॉडी में, दवाई लेकर फिर उसको ठीक करते हैं। या मान लीजिए पानी का तत्व बढ़ जाए तो सूजन हो जाती है, घट जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाती है ना। कई हमारे ऐसे भी तत्व हैं, कैल्शियम है, मिनरल है, ये अप डाउन हो जाए, फॉस्फोरस है, तो इनको तो हम चलो जांच सकते हैं, क्लिनिकल टेस्ट करा सकते हैं, उसके अनुसार डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं। तो शरीर में भी अगर तत्वों का हमारा इम्बैलेंस होता है तो बेचैनी महसूस होती है, राइट। तो शरीर के बारे में तो हमें बताया गया और हमें मालूम भी है, लेकिन आत्मा के बारे में तो हमने अभी जाना है। वो तो हमें किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया कि आत्मा किस चीज से बनी है। तो आत्मा बनी है 7 गुणों से: पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, शांति, सुख, प्रेम। बनी ही 7 गुणों से है। हम्म? और ये कितनी सूक्ष्म चीजें हैं, लेकिन हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। हम मंदिर भी जाते हैं, भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो यही तो उनसे कहते हैं ना, हे भगवान मुझे सच्चा ज्ञान दो, मन की शक्ति दो, जीवन में शांति आनंद दो, सच्चा सुख दो, आपस में प्रेम दो, मन की पवित्रता दो। यही बात तो हम भगवान के आगे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे सुख साधन शरीर के लिए तो हमने जमा कर लिए, लेकिन तब भी मन अशांत है, संबंधों में प्रेम की कमी है, जीवन में सुख तो है ही नहीं, है ना, आनंद की कमी है। तो क्योंकि आत्मा की ये नीड है, जैसे शरीर में तत्व की कमी होती है, पानी की कमी होगी तो आपको अंदर से प्यास लगेगी। आपके सामने 56 प्रकार के भोजन रखते हैं, आप भोजन नहीं खाओगे, आप कहोगे पहले पानी लाओ। तो ऐसे ही आत्मा जब धरती पर आई थी तो फुल चार्ज्ड आत्मा आई थी। फुल चार्ज क्या कहेंगे? जैसे बैटरी चार्ज होती है 100%,
है ना। उसी तरीके से आत्मा इन सातों गुणों से फुल चार्ज थी, 100% चार्ज थी। लेकिन शरीर लेते छोड़ते आत्मा अपने इन गुणों को यूज तो करती रही, लेकिन इसको रिचार्ज करने का तरीका नहीं मालूम था। आत्मा को स्वयं का ज्ञान नहीं था। तो शरीर के लिए तो हमने सब कुछ किया रिचार्जिंग के लिए, लेकिन आत्मा के इन गुणों को जब शुरू में थी तब तक हम ठीक थे, लेकिन जैसे जैसे मेरे अंदर से ये कम होती चली गई तो हमने क्या किया, बाहर से ढूंढने की कोशिश करी। और फिर हम क्या सोचने लगे, संबंधों में आजकल देखो ना, कोई किसी से प्यार ही नहीं करता, आज सच्चा प्यार तो रहा ही नहीं। हम सोचते हैं सामने वाला प्यार दे तो मैं उसको प्यार दूं, वो मुझे सुख दे तो मैं उसको सुख दूं, है ना। लेकिन वास्तव में हम सब अंदर से खाली हो चुके हैं। जैसे किसी के पास धन होता है, दूसरा व्यक्ति उसको जब गरीब दिखता है तो फट अपने पर्स में से 10 रुपए निकाल कर दे देता है, थोड़ा सा ही चाहे देता है, लेकिन दे देता है और देकर उसको खुशी मिलती है कि मेरे से जिसके पास कम था मैंने उसको दिया। लेकिन ये जो गुण है आत्मा के, ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज तो नहीं है, धन से खरीदने वाली चीज तो नहीं है। इसीलिए आज भले कोई कितना भी धनवान है, लेकिन सुख की नींद नहीं है। कितने ही महंगे गद्दों पे सो रहा है, कितना ही अच्छा एसी लगा रखा है, लेकिन नींद की गोली लेनी पड़ती है तब चैन की नींद आती है ना। कोई 2 किलो शांति बाजार में मिल मिल जाती तो पता नहीं उसका रेट कितना होता है ना। लेकिन वास्तव में ये सारे आत्मा के अविनाशी गुण हैं, आत्मा के अंदर ही है ना। तो इन सातों गुणों के बारे में, इसीलिए आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। सातों गुणों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं। पहला है ज्ञान। ज्ञान बहुत जरूरी है। जब आत्मा में अवेयरनेस होती है, किसी बात की सत्यता पता होती है, तो क्लैरिटी आती है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। ज्ञान की एब्सेंस में कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ इसका। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था अपने बेटे के साथ, तो आसपास भी यात्री थे। तो वो अपने बेटे को बार बार बता रहा कि बेटा ये देखो ये पहाड़ है। बेटा भी बार बार पूछ रहा है पापा वो क्या है, और बेटा 10-12 साल का लग रहा था, और वो हर चीज में पूछे पापा ये क्या है। और वो पिता भी बड़े इंटरेस्ट से सारी बातें बताए उसको। तो 10 मिनट हो गए आसपास के लोगों को देखते हुए। तो उन्हें बड़ा हैरानी सी हुई कि बच्चा देखने में तो नॉर्मल लग रहा है, कोई दिमाग से कमजोर भी नहीं है, और ये पिताजी देखो ऐसे बता रहे हैं ये पक्षी है, ये पेड़ है, ये सूरज है, ये रेल है, ये है, सब चीजें बता रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने फिर पूछ ही लिया कि आपका इतना बड़ा बच्चा, उसको ये सब चीजें मालूम नहीं है जो आप उसको समझा रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, ये बच्चा एक्चुअली जन्म से अंधा था, और अभी हम आ रहे हैं उसका ऑपरेशन करा के, और इसको पहली बार आंखें मिली हैं। तो हमने सब कुछ इसको सिखाया तो है, लेकिन असली में ये पहली बार देख रहा है। तो इसको भी बड़ी क्यूरियोसिटी है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है एक एक चीज उसको बताने में कि ये वो देख पा रहा है। उसको देखकर ही मुझे इतनी खुशी हो रही है। अब जैसे ही ये बात ट्रेन में जो और लोग थे उनको पता लगती है, आसपास जो बैठे थे, अब उनका क्या चेंज हुआ, दृष्टिकोण चेंज हुआ। जैसे ही अवेयरनेस हुई, ये सच्चा ज्ञान मिला कि एक्चुअल में बात क्या है, तो दृष्टिकोण चेंज हुआ, क्लैरिटी आई। अब उन सब ने भी सहयोग देना शुरू कर दिया, उन सब ने भी उस बच्चे को बताना शुरू कर दिया। तो ये चेंज कहाँ से आया, जब ज्ञान मिला, है ना। इसीलिए भगवान के आगे जाकर क्या कहते हैं कि मुझे सच्चा ज्ञान दो। अब सच्चा झूठा क्या मतलब हुआ, पीएचडी कर लिया आपने, कितने पढ़े लिखे हैं, डबल पीएचडी कर दी, उसके बाद भी कौन सा ज्ञान चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है, समझ की कमी है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर ज्ञान लिया कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो शरीर का ध्यान कैसे रखना है वो तो हमें समझ में आया, लेकिन आत्मा का ध्यान कैसे रखना है वो हम इस समझ से अब समझ रहे हैं। ठीक है। तो ज्ञान इंपॉर्टेंट है। जब ज्ञान मिलता है तो क्लैरिटी आती है। दूसरी हमारा जो गुण है पवित्रता। आप देखो प्योरिटी सबको पसंद है, बाहरी स्वच्छता भी सबको पसंद है, मन की स्वच्छता भी। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त था, कोई पूछता है कि क्या बात, आप तो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, अब क्या हुआ, आपस में बातचीत बंद हो गई। तो कहते हैं क्या करें, हमें पता नहीं था ना, उनका मन अंदर से इतना काला है। अब मन का कोई रंग तो नहीं होता, मन काला है कहने का मतलब क्या है कि इम्प्योरिटी भरी हुई है ना। ऐसी कोई बात आपको पता लगी, तो हम आपस में संबंधों में भी क्या चाहते हैं, प्योरिटी हो, सच्चाई हो, सफाई हो, है ना। बाहरी रूप से भी चाहते हैं। तो आत्मा का ये निजी गुण है पवित्रता। तो जब ज्ञान आता है, क्लैरिटी आती है, तो अंदर से जो बहुत लोगों के बारे में हमने
धारणाएं बना रखी हैं, गंदगी भर रखी है, वो भी साफ होती है, स्वच्छता आती है, शांति आती है। क्यों क्या? जब हमारे अंदर बहुत प्रश्न होते हैं तो मन अशांत रहता है, लेकिन जब बात पता लगती है, क्लैरिटी आती है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों उन्होंने ऐसा किया, तो मन साफ भी होता है और मन में शांति भी आती है। और आप देखो, हर एक को आज शांति की जरूरत है। इसका मतलब हर एक मन अशांत है। मैं एक बार कोर्स करा रही थी, तो मैंने शुरुआत में पूछा कुछ लोगों से कि आपने कोर्स क्यों ज्वाइन किया, जैसे मैंने आप सबसे पूछा था। तो उसमें एक छोटा सा बच्चा भी था, 7-8 साल का। उसने हाथ खड़ा किया, तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, इससे पूछूं। जब पूछा तो उसने कहा फॉर पीस, मुझे शांति चाहिए। मैंने कहा अरे, इसका मन क्यों इतना अशांत है? तो आज देखिए, हर मन का कितना, एक बच्चे का भी मन अशांत है, क्योंकि कभी बचपन से बताया ही नहीं गया ना, यू आर पीस। तभी तो जब आप शुरू में गीत सुन रहे थे, ओम शांति ओम, आई एम अ पीसफुल सोल, है ना? तो ये अपनी पहचान कि मैं सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति तो मेरा निजी गुण है। जब ये बात पता लगती है, तो वी स्टार्ट क्रिएटिंग दैट पीस। हम बाहर से नहीं ढूंढते। आज शांति पाने के लिए पता नहीं कौन कौन से आश्रमों में जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं शांति पाने के लिए, लेकिन शांति मेरा निजी गुण है। फिर चौथा आत्मा का गुण है प्रेम, है ना? प्रेम, जैसे कहते हैं मैं बस प्रेम की प्यासी हूँ। हाँ, लोग कहते हैं एक दूसरे, मेरे को तो बस सिर्फ प्रेम चाहिए, हमें आपका कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। लेकिन क्यों चाहिए? क्योंकि खुद भूल गए हैं कि आई एम लव। छोटे से बच्चे को बताया जाता है मम्मा लव्स यू, पापा लव्स यू, दादी लव्स यू। तो बच्चे को जैसे प्रोग्रामिंग हो जाती है, कोई मुझे प्यार करे तो मुझे प्यार मिलेगा, लेकिन किसी ने बताया ही नहीं यू आर लव। लव इज योर नेचुरल क्वालिटी। तो इसलिए हमने क्या किया, बाहर से एक दूसरे से प्यार मांगना शुरू कर दिया। मुझे प्यार दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, अरे प्यार से तो बोलो। तो एक्चुअल में ये आत्मा का निजी गुण है। और फिर खुशी, खुशी को भी जिसको हमने क्या कर दिया, चीजों में ढूंढते हैं। बड़ी गाड़ी ले ली, बहुत खुश, बहुत खुश, पूरा परिवार खुश है ना? खुशी के मारे रात को नींद भी नहीं आ रही, इतना खुश है। लेकिन अगले दिन जब सुबह उठे और पड़ोसी के घर में अपने से भी बड़ी गाड़ी देखी, सारी खुशी गायब हो जाती है। तो ये खुशी भी जैसे हमने चीजों में रख दिया, जबकि खुशी कहाँ थी, आत्मा का निजी गुण था। लेकिन क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था ना, हमने उसको रिचार्ज ही नहीं करा, आत्मा को भूखा ही रखा, तो वो अंदर से खाली होती चली गई। तो हम स्थूल चीजों में, क्योंकि खुद को भी शरीर समझा, तो शरीर के तो सुख देने के साधन सारे इकट्ठे कर लिए, लेकिन अंदर से सुख अनुभव नहीं हो रहा है। और ब्लिस, आनंद, जिसके लिए इतना पैसा खर्च करके हम कहाँ कहाँ छुट्टियां मनाने जाते हैं, आई एम एट ब्लिस, आई एम फीलिंग ब्लिस्ड। हम स्टेटस डालते हैं अपना, अच्छी अच्छी जगह पर फोटो खींचते हैं। हाँ, और फोटो खींच के अपने स्टेटस पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, और अगर थोड़े से भी लाइक्स कम आ जाए तो सारा ब्लिस कम हो जाता है। है ना? हाँ, तो और फिर वापस जब आते हैं, फिर उसी वही टेंशन, वही सब कुछ, क्योंकि अपने अंदर के आनंद को कभी महसूस ही नहीं करा, पहचाना ही नहीं। और जब ये सब चीजें नहीं महसूस होती, तो अपने अंदर की जो आंतरिक शक्तियां हैं, आत्मा उसको भी एक्सेस नहीं कर पाती है। लेकिन वास्तव में आत्मा सतोगुणी है। जब शुरुआत में आत्मा, जिसको मैंने शुरू में कहा, इटर्नल संस्कार, ये इटर्नल संस्कार है, पवित्रता के संस्कार, शांति के संस्कार। आत्मा नेचुरल रूप से शांत है। आप देखो, कोई कई बार कह भी देते मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब उनसे कहो कि अच्छा ठीक है, फिर आप गुस्सा करते रहो, कब तक गुस्सा कर सकते हो? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कितने घंटे? उसके बाद तो शांत होंगे ना, क्योंकि आपका नेचुरल स्वरूप शांत है। गुस्सा तो आपने एक्वायर किया, या ये कहना चाहिए, अगर हम इन सातों गुणों को आत्मा की 7 लाइट माने, तो समय के साथ ये लाइट डिम होती चली गई और आत्मा के अंदर अंधेरा छा गया। तो जब ज्ञान की लाइट डिम हुई, तो अज्ञानता का अंधेरा, अर्थात कंफ्यूजन, भटकना शुरू हुआ, ढूंढना शुरू हुआ। जब पवित्रता की लाइट कम हुई, तो अंदर में गंदगी भरनी शुरू हो गई दूसरों के बारे में। जब शांति की लाइट कम हुई, तो अशांति शुरू हो गई, अशांति का अंधेरा। जब प्रेम की लाइट कम हुई, तो घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, ये शुरू हो गया। जब खुशी की लाइट कम हुई, तो दुख का अंधेरा आ गया। और ऐसे करते करते आत्मा पूरी शक्तिहीन हो गई। हाँ, तो फील करते हैं ना। और ये कैसे पता लगे? जैसे अगर आत्मा बैटरी है, तो बैटरी जो होती है, वो आप देखो,
जब 100% चार्ज होती है, किसी खिलौने में बैटरी डालो, खिलौना कितने अच्छे से चलता है, लेकिन धीरे 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 बैटरी डिस्चार्ज होते हुए तो खिलौना भी कैसे, उसकी आवाज, उसकी लाइट सब डिम हो जाती है। ऐसे ही हमारा हार्ट हुआ है। हम जब शुरुआत में आए थे, बहुत सुख में जीवन बिताया, आपस के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे 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 अभी सबका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, डिम लाइट हो गई है। तो अभी क्या करना है? क्यों जान रहे हैं हम ये सब कुछ? क्योंकि जब समझ में आया कि हम आत्मा है ही ये, तो वापस इसको एक्सेस कैसे करें? ठीक है ना? अब अपनी उस शांति को, खुशी को, प्रेम को हमने बाहर नहीं ढूंढना, ना किसी से मांगना, ये मेरे अंदर है। लेकिन उसको एक्सेस कैसे करें? इट इज जस्ट लाइक कि मान लीजिए आजकल आप 2-3 रेसिपीज बहुत बनाते हो अपने किचन में, घर में वही सब खाते हैं, तो उसमें जो मसाले डलते हैं वो आपके मसाले आगे आगे आ गए, और कोई मसाले जो अभी बहुत टाइम से यूज नहीं हुए वो ड्रॉर में पीछे चले गए। तो इसी तरीके से हमने गुस्से को यूज किया, जेलेसी को यूज किया, कंपैरिजन को यूज किया, तो वो यूज करते करते वो अंधेरा बढ़ता गया और ये हमारे गुण अंदर पीछे छुपते चले गए। तो अभी क्या करना पड़ेगा इसको, इसको बढ़ाने के लिए? क्योंकि सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी थी। अवेयरनेस हमको मिल गई कि मैं सतोगुणी आत्मा हूं। अब अपने आप को रिचार्ज करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत है? हमें अपनी अटेंशन को इम्प्रूव करना है। वेर एवर माई अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, एंड वेर एवर माई एनर्जी फ्लोज, लाइफ ग्रोस। ठीक है? इसका क्या मतलब है? जहां मैं अटेंशन दूंगी, अगर मैं अटेंशन दूंगी मेरा तो भाग्य ही बहुत खराब है, तो आपकी एनर्जी उधर ही जाएगी और आपकी लाइफ ऐसे ही बढ़ती जाएगी, भाग्य खराब ही होता जाएगा। लेकिन अभी मुझे क्या पता लगा, मैं क्या लिख रही हूँ अपनी डायरी में? मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। जब आप इधर अटेंशन दोगे, जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखोगे रोज, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे, उधर की तरफ अटेंशन बढ़ाओगे, तो आपकी लाइफ उधर की तरफ ही बढ़नी शुरू हो जाएगी। यू कैन सी दैट चेंज। आप 21 डेज करके देखिए, ना बदले तो आप बताइएगा। बदलना ही बदलना है, क्योंकि आप जिस चीज पर अटेंशन देंगे, आपकी एनर्जी, आपकी आंतरिक शक्ति वहीं जाएगी और आपकी जिंदगी वैसी ही बनती चली जाएगी। तो अब ये नहीं कहना मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या कहना है? आई एम अ पीसफुल सोल। मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं हर काम शांति से करती हूँ। अटेंशन इस बात पर देना है। ये नहीं कहना है वो उनके संस्कार ही देखो कितने खराब हैं, ना उनकी तो हैबिट्स ही बड़ी खराब है, वो तो समझते ही नहीं मेरे को। नहीं, आई एक्सेप्ट देम एज दे आर। नाउ आई शिफ्ट माई अटेंशन। ठीक है? और इसके लिए एक और दूसरा लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए दोनों लॉ। दूसरा लॉ क्या है? चित्र से चरित्र बनता है, स्मृति से स्थिति बनती है। जैसा चित्र आप बनाएंगे वैसा चरित्र आपका बनेगा। आज ही मुझे किसी ने मैसेज किया, दीदी मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं कल से कोशिश कर रही हूँ मुझे गुस्सा ना आए, थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन फिर आज मैं अपने बॉस पर चिल्ला पड़ी। उन्होंने जरा सा कुछ कहा और मेरे को भी गुस्सा आ गया, और तब से मैं पछता रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो क्यों? क्योंकि कई बार हम अपना रॉन्ग पिक्चर बनाते हैं। हम क्या कहते हैं? मुझे गुस्सा बहुत आता है, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी। हम्म? आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी। कई बार सुबह सुबह हम ये प्रण लेते हैं, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी, तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। कहते जिस दिन मैं सोचती हूँ ना गुस्सा नहीं करूंगी, उस दिन और ही गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपने कमांड ही गलत दी है। अब जरा सोचो, मैंने कहा गुस्सा नहीं करूंगी, तो पिक्चर क्या खुलती है? गुस्सा करने की खुलती है ना। फिर कहते हैं नहीं ये नहीं करूंगी आज मैं। तो आपने क्या दिखाया बुद्धि को? जो फोल्डर खोलेंगे वही, उसी की तरफ हमारा जो है कर्म जाएगा। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, चलिए सभी अपने हाथों को ऐसे लेकर आए शोल्डर्स पे, ऐसे दोनों खोल के करिए सभी। हाँ, अब जब मैं आपको 5 बोलूंगी, मैं काउंट बोलूंगी 1 2 3 4 5, जब मैं 5 बोलूंगी तो आपको ऐसे क्लैप करना है। कैसे क्लैप करना है जरा एक बार करके बताओ, करके बताओ क्लैप। ओके, अभी नहीं करना, लेकिन कब करना है? जब मैं 5 बोलूंगी। ठीक है? रेडी है? ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3 4 5। 5 तो मैंने अभी बोला, लेकिन आपने क्लैप मेरे साथ कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जो बुद्धि देखती है वो करती है। सुना था आपने कि 5 बोलूं तब करना, लेकिन किया क्या? जो देखा। तो जो हम बुद्धि को दिखाएंगे, हम अपनी बुद्धि को क्या दिखाया? गुस्सा नहीं करना है। अब नहीं का फोल्डर नहीं है बुद्धि के पास, गुस्से की पिक्चर आती है, अच्छा ये नहीं करना है।
अगर उसकी जगह हम कहें मुझे शांत रहना है, आज मैं सारा काम शांति से करूंगी, मैं शांति से बोलूंगी, और उसको साथ में चित्र के साथ उसका चित्रण करो, देखो, विजुलाइज करो, तो चरित्र वैसा बनेगा। तो क्यों बताया हमें? क्योंकि अब संस्कारों को परिवर्तन करना है ना। तो जिस भी संस्कार को आपको परिवर्तन करना है, उसका पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लिए बनाइए। मान लीजिए किसी बच्चे को अपना बनाना है कि मैं मैथ्स में बहुत खराब हूँ, हाँ, मैथ्स मुझसे नहीं होता, वो उसी की पाठ पढ़ता रहता है, मैथ्स बहुत मुश्किल है, मैथ्स बहुत मुश्किल है, उसकी जगह कहना शुरू करें, डे बाय डे मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लिखें इस बात को, आई एम गेटिंग बेटर एट मैथ्स बाय एवरी पासिंग डे, विद ईच पासिंग डे। है ना? किसी की राइटिंग खराब है, मैं बहुत अच्छा, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। किसी का कंसंट्रेशन कम है, मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। इसको लिखें 21 टाइम्स विद अटेंशन। जब आप लिखेंगे तो आपके ब्रेन में वो न्यूरल पाथवेज आपके थॉट से ही बनने शुरू हो जाएंगे। वेरी प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी। बचपन में मैं बहुत डरती थी, मेरे को माइक पकड़ने से, स्टेज पे जाने से बहुत डर लगता था। और स्कूल टाइम में मैं इसलिए चाहकर भी कभी स्टेज पर अपने कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। प्राइज लेने भी जाना होता तो घबराहट होती थी। स्कूल कॉलेज में कभी मैं स्टेज पर नहीं चढ़ पाई, इस वजह से, अंदर से इच्छा होते हुए भी। बट जब मुझे स्पिरिचुअल ज्ञान मिला, ये साइंटिफिक ज्ञान मिला, इन दोनों को समझा मैंने, तब मैंने इसको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। क्योंकि बचपन से चित्र क्या दिखाती थी, मैं नहीं स्टेज पे जा पाऊंगी, मेरी टांगे लड़खड़ाएंगी, मैं बोल नहीं पाऊंगी, सब मुझे देख रहे होंगे, मेरा गला सूख जाएगा, मैं गलत बोल जाऊंगी। तो चित्र जो बनाती थी वैसा ही मेरा चरित्र बनता चला गया, लो सेल्फ एस्टीम। और जब इस बात को समझा तो सिर्फ और कुछ नहीं बदला, सिर्फ चित्र बदला। रोज मेडिटेशन में विजुलाइज करना शुरू किया, आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज, मैं माइक को बड़े कॉन्फिडेंस से पकड़ रही हूँ, मैं ऑडियंस की आंख से आंख मिला के बात कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से अपना लेक्चर दे पा रही हूँ, और सब मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ये विजुलाइज करना शुरू किया, चित्र बनाना शुरू किया। ऑल्दो जब मैंने ये कोर्स किया तो आई वॉज अ होम मेकर विथ 2 स्मॉल किड्स, कोई मेरा प्रोफेशन नहीं था, लेकिन उसके बाद क्योंकि अंदर से बचपन से इच्छा थी बोलने की, तो ये अपने अंदर बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत समय तक इसको मेडिटेट किया, कुछ महीनों तक। और उसके बाद जब अपॉर्चुनिटी मिली तो भी ऐसा कॉन्फिडेंस इतना था नहीं, लेकिन मैं परमात्मा की संतान हूँ, वो मुझसे करा रहा है, बस इस विश्वास से चढ़ गए। और धीरे 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 आज आपके सामने हूँ, चाहे वो रिकॉर्ड्स हैं या बुक्स लिखी हमने, वॉट एवर स्किल्स वी डेवलप्ड, वो उसके बाद डेवलप हुई थ्रू दिस मेडिटेशन। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये स्किल मेडिटेशन की, थॉट प्रोसेस को समझने की, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की, ये पढ़ाई जो है बचपन से करानी चाहिए, जो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं कराते। लोग समझते हैं स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान तो जब 60 साल के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है, उसके बाद भी करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बचपन से ये नॉलेज मिले तो आपकी जिंदगी कैसी होगी आप सोचिए। है ना? आई गॉट दिस नॉलेज एट द एज ऑफ 33। मुझे लगा 33 की उम्र में सीखने के बाद भी मेरी जिंदगी बदल गई। तो जो बच्चों को अगर ये मिल जाए, ये सारी साइंस समझ में आ जाए, स्पिरिचुअल साइंस समझ में आ जाए, तो उनके लिए लाइफ कितनी मैं कहूंगी अमेजिंग हो जाए, कॉन्शियस फ्यूचर वो क्रिएट कर पाए अपना। तो चित्र से चरित्र बनता है, स्मृति से स्थिति बनती है। स्मृति से स्थिति बनती है, जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी स्थिति बनती है। आज देखो, बच्चा एग्जाम में जाने से पहले जब उसकी स्मृति होती है, मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आएगा, पेपर छूट तो नहीं जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से ये सुन रहा है। तो उसकी जब ऐसी स्मृति अंदर से आती है तो स्थिति क्या होती है? नर्वसनेस आने लगती है, भूलना शुरू हो जाता है। तो क्या करना है हम, है ना? अपने बच्चों को भी एक पावरफुल स्मृति देनी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम पेरेंट्स कई बार क्या कर देते हैं, वो एग्जाम के लिए जा रहा है, ध्यान से पेपर करियो, कहीं ऐसा नहीं पिछली बार की तरह ऐसे ही छोड़ा है और उसको गलत स्मृति दिला देते हैं। है ना? तो इसलिए हमें उनको सहयोग देना है, अच्छी स्मृतियां बनानी है कि नहीं, आप कर सकते हो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, परमात्मा की ब्लेसिंग्स और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, होना ही है आपका तो ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा, आपने मेहनत करी है, यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आपने बहुत अच्छा किया है, अच्छी स्मृति दो उनको।
ठीक है, तो ये लॉ है, जैसा चित्र, जैसा बुद्धि में देखोगे वैसा चरित्र बनेगा, जैसा स्मृति लाओगे वैसी स्थिति बनेगी। तो इस लॉ को हमने अच्छे से समझा, इसको आज प्रैक्टिकल यूज करना है। फिर उसके बाद अब आत्मा जो है, आत्मा के विषय में तो जाना, लेकिन आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ क्या करने आती है, और कब उसको जाना है ना, तो उसकी जर्नी जो है वो कहाँ से शुरू होती है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 लोक हैं, परमात्मा के द्वारा बताया गया है 3 लोक हैं। वो 3 लोक क्या है? पहला है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, साकार धरती, हम्म, जो 5 तत्वों की दुनिया है, जिसके अंदर ये गैलेक्सीज, चांद, सितारे और हमारी धरती आती है। तो लाइफ कहाँ पर है? ये हम जो हमारा जो कर्म क्षेत्र है वो अर्थ के ऊपर है, धरती के ऊपर है। तो ये साकारी मनुष्य लोक कहलाता है, आत्माओं की कर्म भूमि है। हम सभी आत्माएं ऊपर से इस कर्म भूमि में अपना कर्म करने के लिए आती हैं, अपना पार्ट बजाने के लिए आती हैं। और इससे ऊपर जो है वो है सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक है सफेद चांदनी से प्रकाश का लोक है, जो 5 तत्वों से पार है ना। यहाँ पर रात दिन नहीं होता, ये सफेद प्रकाश का लोक है, जिसको सूक्ष्म लोक भी कहते हैं, फरिश्तों की दुनिया भी कहते हैं। और यहाँ पर आकारी देवता लाइट के शरीर में रहते हैं। तो जैसे उनका स्थूल हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, लेकिन जैसे एंजेलिक फॉर्म होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में जानेंगे। और तीसरा सबसे ऊपर जो लोक होता है वो है निराकारी लोक, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जो सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं, ब्रह्म तत्व से बना हुआ, जो हम सब आत्माओं का, ये जो आप डॉट डॉट बिंदी बिंदी देख रहे हैं, ये सब हम आत्माएं इस रूप से वहां ब्रह्मांड में परम धाम में रहती है। परम धाम कहते हैं क्योंकि ये ऊंचे से ऊंचा सुप्रीम धाम है। शांति धाम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे शरीर नहीं है, आत्मा अपने बिल्कुल शांत स्वरूप में है, संपूर्ण शांति है यहाँ पर। मुक्ति धाम भी कहते हैं क्योंकि कर्म से मुक्त है, हर चीज से मुक्त है यहाँ आत्मा, क्योंकि शरीर ही नहीं है। और निर्वाण धाम भी कहते हैं, वाणी से परे धाम जिसको कहें। तो कई नामों से इस लोक को हम समझते हैं। ये हमारा ओरिजिनल घर है, ठीक है। यहाँ हम आत्मा जैसे बीज रूप में है, सीड रूप में कह सकते हैं, या जैसे हम बैटरी हैं खाली यहाँ पर। अभी जब धरती पर, हम यहाँ से धरती पर आते हैं और शरीर लेते हैं, अपना पार्ट बजाते हैं, फिर जब एक बार नीचे आते हैं तो अपना पूरा जितना हमारे अंदर रिकॉर्डिंग होती है ना, जन्म बाय जन्म, उसको हम प्ले करते हैं, और फिर अपने अनेक जन्मों के बाद वापस इसी लोक में आते हैं। तो ये हमारा जैसे परमानेंट एड्रेस है, ये हमारा घर है। और नीचे जहां हम धरती पर आते हैं वो हमारा वर्क प्लेस है, कर्म क्षेत्र है, ठीक है, कर्म भूमि है हमारी। तो ये साइकिल चलती ही रहती है। अब पृथ्वी पर आने का हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों आते हैं हम? क्योंकि कई बार मन में ये प्रश्न आता है कि क्या पर्पज है हमारे आने का, क्या हम इसी तरीके से रोज सुबह उठेंगे, काम धंधा करेंगे और रात को सो जाएंगे, इसी तरह एक दिन भगवान को प्यारे हो जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, क्या करेंगे? मतलब इसमें आने का हमारा पर्पस क्या है? तो पर्पस ये है आत्मा का कि अपनी पूरी क्षमता को अभिव्यक्त करनी। हर आत्मा के अंदर इमेंस पोटेंशियल है ना। जैसे हर बीज के अंदर, जो बीज होता है जब उसको धरती में बो, तो उसके अंदर पोटेंशियल होता है, जिस चीज का वो बीज होता है उतना उस पौधे का पूरा फ्लरिश निकलने का पूरा उसमें पोटेंशियल होता है। तो इसी तरीके से आत्मा के अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। आप में से कौन कौन समझते हैं कि हमारा पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन हमारी परफॉर्मेंस उतनी नहीं है? आप जितना भी अभी परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे घर गृहस्थ में या अपने स्कूल कॉलेज में या अपने ऑफिस में, आप उससे बेहतर कर सकते हैं। कौन कौन ऐसा समझता है, जरा बताइए हाथ खड़ा करके, है ना। सभी को ऐसा लगता है ना कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अभी कम है पोटेंशियल के हिसाब से। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ हमारी इंटरनल इंटरफेरेंस चलती रहती है, जो हमारी क्षमता को अभिव्यक्त नहीं करने देती। तो स्पिरिचुअलिटी हमको हेल्प करती है अपने पोटेंशियल को जानने में और उसको पूरी तरह से एक्सप्रेस करने में। इसीलिए हम धरती पर आए हैं। ठीक, तो अब समरी देखिए आज के सेशन की। अपना पूरा परिचय हमको मिल गया, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, बहुत सटल पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप। मेरी 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। टेम्परेरी एड्रेस कौन सा है? जब मैं शरीर में आती हूँ, प्रेजेंटली इस टाइम मेरा एड्रेस कौन सा है हम सबका? अपने अपने शरीरों के भ्रिकुटी में बैठे हैं।
लेकिन ये परमानेंट एड्रेस नहीं है। परमानेंट एड्रेस हमारा कौन सा है? परम धाम है, ठीक है ना। परम धाम हमारा परमानेंट एड्रेस है, क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल घर है। वहां से यहाँ पर हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं। और आत्मा की 7 क्वालिटीज हैं। कौन कौन सी? नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, विल पावर। ठीक है, तो ये हमारी 7 आत्मा की क्वालिटीज हैं। तो अभी हमें होमवर्क लेना है, जिससे कि हम इन क्वालिटीज को अपने अंदर फिर से भरपूर कर सकें। तो आपका पहले का जो होमवर्क है वो तो एज इट इज रहेगा। अवॉइड एनी नेगेटिव इंफॉर्मेशन, राइट 5 पॉइंट्स दैट यू आर ग्रेटफुल अबाउट, और राइट एटलीस्ट 21 टाइम्स आई एम फॉर्चुनेट, आई एम पावरफुल। किसी भी भाषा में लिखना चाहें 21 बार कम से कम लिखना है। और आज के सेशन के बाद मैं कहूंगी कि आप चूज भी कर सकते हैं, जो आपको अपने अंदर कोई कमी लगती है आप उसका काउंटर गुण ले सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम है, तो आप अपने ले सकते हैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। अपने आप में आपको इनकम्प्लीट लगता है तो आप लिख सकते हैं आई एम कंप्लीट। आपको अपने अंदर पेशेंस की कमी लगती है तो आप लिख सकते हैं आई एम वेरी पेशेंट, आई एम वेरी ब्यूटिफुल, आई एम पावरफुल, आई एम यूनिक। राइट, कहीं कंपैरिजन महसूस होता है तो अपने लिए लिखिए आई एम यूनिक। सो आई एम डैश, आपकी मर्जी है, जो लिखेंगे वैसा बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। आज के इस लेसन में हमने समझा इस बात को, ठीक है। अच्छा, दूसरा, हमको सोल कॉन्शियस, इसकी प्रैक्टिस करनी है। कल भी आपने जरूर करी होगी। इसको हमें निरंतर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब पता लग गया मैं आत्मा हूं, तो इस बॉडी से डिटैच होने के हमें सारे अभ्यास करने हैं। भोजन बनाते टाइम भी मैं आत्मा हाथों के द्वारा बना रही हूँ, लेकिन आज इसमें एक चीज ऐड करनी है। मैं भोजन कैसे बना रही हूँ? बहुत प्यार से बना रही हूँ, बहुत खुशी से बना रही हूँ। ठीक है, ये चीज इसमें ऐड करनी है। बातचीत करते हुए मैं आत्मा बहुत शांति से बात कर रही हूँ, और सामने वाली आत्मा भी, वो भी शांत स्वरूप आत्मा है। कार्य करते हुए मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, मालिक बनकर ऑर्डर से इन कर्मेंद्रियों से कार्य करा रही हूँ। सोते टाइम अगेन गाड़ी बेड पर पार्क करी, शरीर रूपी गाड़ी, और मैं आत्मा, अब तो पता लग गया परम धाम मेरा घर है, इन 5 तत्वों की दुनिया से पार। तो अपने आप को क्या देखना है? मैं आत्मा यहाँ से उड़ी और परम धाम में जाकर मैं सेट हो गई आराम से। मुक्ति धाम, बिल्कुल हर झंझट से मुक्त हूँ, शांत हूँ, रिलैक्स होके सो जाना है। ठीक है, और आपको ये सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस के लिए कुछ और चीजें भी हम बताते हैं, क्योंकि हर कर्म करते हुए हमें ये प्रैक्टिस करना है। तो ये अभ्यास करें, मैं आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर हूँ। तो ड्राइविंग मेरी कैसी होनी चाहिए? फिर स्नान करते टाइम आप ऐसे सोच सकते हो, मैं आत्मा चैतन्य मूर्ति इस शरीर रूपी मंदिर की सफाई कर रही हूँ। ये शरीर जैसे मंदिर है, मंदिर में इंपॉर्टेंस तो मूर्ति की होती है ना, तो मंदिर को भी लेकिन साफ रखा जाता है। तो ये शरीर मेरा मंदिर है और मैं आत्मा इसमें चैतन्य मूर्ति हूँ, और मैं खुद अपने मंदिर की सफाई कर रही हूँ। खाते समय मैं आत्मा इन हाथों से भोजन अपने शरीर को खिला रही हूँ, इस जीवा से भोजन का स्वाद महसूस कर रही हूँ। ठीक है, तो ये खाना खाते टाइम, सोते टाइम अगेन जैसे बताया था। तो ये कुछ कर्म है जिन कर्मों को करते हुए एटलीस्ट हम ध्यान रखेंगे। पानी पीते टाइम, खाना खाते टाइम, स्नान करते टाइम। तो इस तरीके से हम जब करेंगे तो हमें बीच बीच में कॉन्शियसनेस रहेगी। ये हमें शरीर से डिटैच होने में हेल्प करेगी। और जो हमें आगे पता लगेगा, जब हम ये प्रैक्टिस करते रहते हैं तो शरीर में रहने से ही क्या होता है, हम हर दुख को महसूस करते हैं। आत्मा अपने में तो सुख स्वरूप है। ठीक है, तो जितना जितना हम डिटैच होंगे या हमें अभ्यास होगा, तो आप उतना उतना शांत और सुखी महसूस कर पाएंगे। इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए चलते हैं, अब कुछ देर अभ्यास करते हैं जो आज हमने सुना। सभी सीधे होके बैठे। ओम शांति। अपना ध्यान मस्तक के बीच में चमकते हुए सितारे पर ले जाएं। मैं सफेद प्रकाश का सितारा
मस्तक के बीच में विराजमान इस शरीर की कॉन्शियस लाइट बुद्धि से विजुलाइज करें। मुझ आत्मा का प्रकाश तरंगों के रूप में फैलता जा रहा है। सबसे पहले मेरे ब्रेन में शांति की तरंगे जा रही हैं। विजुलाइज करें आपका ब्रेन शांति एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर धीरे धीरे आत्मा की लाइट अंदर आंखों में, पूरे चेहरे में फैलती जा रही है। महसूस करें आपके चेहरे में आत्मिक लाइट अनुभव हो रही है। आपका चेहरा लाइट से चमक रहा है। अब ये धीरे धीरे लाइट गर्दन, कंधे, हाथों में होती हुई चेस्ट, एब्डोमेन, बैक, नीचे पैरों तक, शरीर के रोम रोम में, एक एक सेल में ये लाइट प्रवाहित हो रही है। मुझ आत्मा से निकलने वाली शांति की तरंगों से मेरे शरीर का रोम रोम भरपूर हो रहा है। मेरा एक एक सेल आत्मिक शांति में डूबा हुआ है। अब मेरे शरीर से शांति की तरंगे बाहर निकल रही हैं और मेरे चारों तरफ एक बहुत ब्यूटीफुल ऑरा बन गया है। ये ऑरा बढ़ता जा रहा है, जैसे कोई अगरबत्ती की खुशबू एक जगह से निकलती हुई पूरे कमरे को खुशबूदार कर देती है। ऐसे मुझसे निकलने वाली ये शांति की तरंगे मेरे पूरे घर में जा रही हैं। मैं हर एक आत्मा को शांति का सहयोग दे रही हूँ। उनके जो भी संस्कार हैं, आज मैंने जाना, ये उन आत्माओं के ऊपर अपनी अपनी रिकॉर्डिंग है। वो अपनी जगह सही है। उनके स्वभाव को, संस्कार को मैं समझ पा रही हूँ और मैं उनको दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। इस क्लैरिटी के साथ मेरा दृष्टिकोण उनके प्रति बदल रहा है। मैं अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर अपनी शांति की शक्ति का सहयोग सभी को देती हूँ। मुझसे जो भी मिलता है उन्हें प्यार और खुशी मुझसे प्राप्त होती है, क्योंकि मैं हूं ही प्रेम स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, शक्तिशाली आत्मा। परमात्मा का दिल से धन्यवाद है जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया। मेरी बुद्धि ज्ञान रत्नों से भरती जा रही है, क्लैरिटी आती जा रही है। ओम शांति, शांति, शांति। हाथ रख करें अपने मस्तक पर लगाते हुए, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। इसी याद में, इसी स्मृति में, स्मृति से स्थिति बनती है। इसी चित्र को बनाए रखिए तो सदा आपको खुशी का अनुभव होता रहेगा। अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिएगा। आज हमने कंप्लीट परिचय आत्मा का लिया। कल के चैप्टर में
परमात्मा के विषय में भी पूरा परिचय प्राप्त करेंगे। सभी टाइम से ज्वाइन कीजिएगा, ऐसे ही कैमरे खोल के बैठिएगा। ओके, ओम शांति।